नमस्कार बच्चों। अब बात करते हैं, पिछली क्लास में हम लोगों ने बात करी थी इनिशिएटर की। इस क्लास में हम बात करेंगे इनहिबिटर की। तो लिखिएगा फ्री रेडिकल इनहिबिटर। फ्री रेडिकल इनहिबिटर। फ्री रेडिकल इनहिबिटर क्या करते हैं? वो फ्री रेडिकल को अपने साथ रिएक्ट करा देते हैं ताकि फ्री रेडिकल कम हो जाए। तो सबसे पहला है इसमें बेंजोक्विनोन। ये बेंजोक्विनोन है। इसको जब हम आर फ्री रेडिकल, हमारा आर फ्री रेडिकल बना हुआ है, ये जब इसके अंदर बेंजोक्विनोन को इसके अंदर डाला जाता है तो आर फ्री रेडिकल रिएक्ट करता है, बनाता है ओ आर। ऐसे फ्री रेडिकल बन गया। अब ये फ्री रेडिकल रेजोनेंस से यहाँ फ्री रेडिकल पहुँच जाता है, यहाँ पे बॉन्ड बन जाता है ओ आर, और फिर ये फ्री रेडिकल ऐसे यहाँ फ्री रेडिकल पहुँच जाता है और यहाँ पर ऐसे बॉन्ड बन जाता है। ठीक है। अब एक नया आर फ्री रेडिकल इस पर अटैक करता है और बनाता है इस तरीके से। ये दो आर फ्री रेडिकल के साथ रिएक्ट करके आर फ्री रेडिकल के कंसंट्रेशन को कम कर देता है। तो क्या है? फ्री रेडिकल इनहिबिटर है। जो भी आर फ्री रेडिकल बनता जा रहा है उसको ये कम करता जा रहा है। तो क्या हो गया? फ्री रेडिकल इनहिबिटर। ठीक है। अच्छा, दूसरा यहीं लिख देते हैं। दूसरा इसके अंदर है एनो। एनो एक ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज का मतलब है कि जैसे समझाते हैं, देखिए ओ के पास ऐसे दो लोन पेयर होता है और एन के पास एक लोन पेयर है और एक ये जो इलेक्ट्रॉन है ये ऑड इलेक्ट्रॉन है। और आर के पास क्या है? आर के पास फ्री रेडिकल, ये भी एक ऑड इलेक्ट्रॉन है। तो ये ऑड इलेक्ट्रॉन इस ऑड इलेक्ट्रॉन से रिएक्ट करके मतलब दोनों आपस में बॉन्ड बना लेते हैं ऐसे। तो ये भी क्या हुआ? आर फ्री रेडिकल के साथ रिएक्ट कर गया। ठीक है। और तीसरा जो हमारा इनहिबिटर है वो है O2, ऑक्सीजन। बोला जाता है कि ऑक्सीजन अगर किसी फ्री रेडिकल रिएक्शन में आ जाए तो वो फ्री रेडिकल रिएक्शन को स्लो कर देता है, क्योंकि फ्री रेडिकल की मात्रा को कम कर देता है। तो तीसरा हमारा जो है कंपाउंड, तीसरा जो इनहिबिटर है वो है O2। अब O2 कैसे फ्री रेडिकल इनहिबिटर है? आर फ्री रेडिकल के साथ जब O डबल बॉन्ड O ऐसे दो आर फ्री रेडिकल यहाँ पर रिएक्ट करते हैं और ये बनाता है आर ओ आर। ठीक। देखिए आपको दिखा तो कि ओ ने आर फ्री रेडिकल को क्या कर दिया? कम कर दिया। लेकिन बनाया क्या? परऑक्साइड। परऑक्साइड क्या है? एक इनिशिएटर है।
पेरोक्साइड क्या है, एक इनिशिएटर है। तो इसका मतलब है कि O2 जो होता है वो इनिशियली इनहिबिटर का काम करता है, लेकिन पेरोक्साइड बनने के बाद इनिशिएटर की तरफ वर्क करने लगता है। तो एक पॉइंट जरूर लिखेंगे आप, लिखेगा O2 initially is an inhibitor, but after some time due to formation of peroxide, it initiates the reaction. ठीक है। तो अब हम बात करते हैं एल्केन के केमिकल प्रॉपर्टी की, जो कि हम बात कर ही रहे थे, और उसमें हमारा जो है हेडिंग पड़ेगा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसको SFR भी बोला जाता है। FR का मतलब फ्री रेडिकल, S का मतलब सब्स्टिट्यूशन, तो हो गया फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है। अब फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता कैसे? जैसे मान लीजिए कि आपके पास है एक आपके पास एल्केन है H एक्सेस में, आपने डाला X2 मतलब हेलोजन और UV लाइट डाल दिया। UV लाइट डाल दिया, U और V मेरा एक ही जैसा बन जाता है, इसको UV लाइट बना दिया। UV लाइट डाल दिया तो ये क्या बनाता है, RX प्लस HX। ठीक है। अब अगर मान लीजिए कि जैसे CH4 आपने लिया और Cl2 एक्सेस में ले लिया और यहाँ पे UV लाइट ले लिया, तो क्या करता है कि CH3Cl CH2Cl2 CHCl3 CCl4, मतलब जब आप हेलोजन एक्सेस में लेते हैं और आपके पास एल्केन कम रहता है, तो हेलोजन क्या करता है कि जैसे नॉर्मली तो हेलोजन पहले क्या करता है, केवल एक हाइड्रोजन रिप्लेस करता है एल्केन का, और वो भी कौन सा, जो सबसे आसानी से टूट जाए। टर्सरी, अगर कार्बन है तो टर्सरी को अटैक करेगा, सेकेंडरी है तो सेकेंडरी करेगा, अगर सेकेंडरी टर्सरी कुछ नहीं है तो प्राइमरी पे अटैक करेगा। जैसे यहाँ CH4 है, यहाँ तो सब सुपर प्राइमरी, तो एक H को हटाया, ये बना। ये प्रोडक्ट मैक्स ज़्यादा होता अगर ये एक्सेस में होता, नहीं है तो Cl2 अभी तो है पड़ा हुआ है, एक्सेस में है, तो फिर वो एक दूसरे H पे अटैक करता है, और Cl2 बचा है तीसरे मतलब H पे अटैक करता है, और Cl2 बचा है चौथे H पे अटैक करता है। तो इस तरीके से Cl2 क्या करता जाता है, अटैक करता जाता है, और ये कंपाउंड बनता जाता है। ठीक है। अब अगर देखा जाए कि मैकेनिज्म कैसे है इसका, तो हमें ये जो दूसरी वाली रिएक्शन लिखी है इसका मैकेनिज्म नहीं देखना है, हमको मैकेनिज्म देखना है इसका।
ठीक है। अब देखिए मैकेनिज्म ऑफ RH प्लस X2 यूवी लाइट। अच्छा, ये यूवी लाइट जरूर अलग अलग कंडीशनों में अलग अलग होता है, लेकिन अभी यूवी लाइट लिख देते हैं ARX प्लस HX। इस रिएक्शन का हमको क्या करता है, मैकेनिज्म बताना। ठीक है, तब इसमें स्टेप 1 है इनिशिएशन। स्टेप 1 क्या है, इनिशिएशन। इनिशिएशन में क्या होता है कि X और X लाइट जो पड़ती है तो ये फ्री रेडिकल में टूट के 2X फ्री रेडिकल बना लेता है। ठीक है, और ये जो होता है ये 1 टाइम होता है, वो बोला जाता है ना 1 टाइम पासवर्ड। ये 1 टाइम है, एक बार होता है। मतलब आप कार को या बाइक को जब स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट केवल एक बार करते हैं, उसके बाद फिर आप चलने लगते हैं, जहाँ जाना होता है वहाँ जाने लगते हैं। ये नहीं होता है कि आप चाबी घुमा के रखे हुए हैं, कार को ले जा रहे हैं, या सेल्फ को दबा के रखे हुए, या किक मारते हुए जा रहे हैं, ऐसा तो होता नहीं है। एक बार आप किक मारते हैं और उसके बाद अपनी बाइक को लेकर आगे बढ़ते हैं। तो ये स्टेप 1 मतलब एक ही बार होता है। स्टेप 1 इनिशिएशन। स्टेप 2 इसको बोलते हैं प्रोपेगेशन। स्टेप 2 क्या है, प्रोपेगेशन। इसमें क्या होता है कि जैसे RH है और X फ्री रेडिकल है, X फ्री रेडिकल है और RH, तो R और H मतलब एल्केन का एक H टूट रहा है, H फ्री रेडिकल बन रहा है, R फ्री रेडिकल बन रहा है। अब इन दोनों में से किसी एक से X फ्री रेडिकल पहले रिएक्ट करता है। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि H फ्री रेडिकल जो होता है, H फ्री रेडिकल हाइड्रोजन फ्री रेडिकल जो होता है वो लीस्ट स्टेबल होता है। हाइड्रोजन फ्री रेडिकल क्या है, लीस्ट स्टेबल है, और लीस्ट स्टेबल होने के कारण हाईली रिएक्टिव होता है। तो जब भी आपको ऐसा मौका मिले कि H फ्री रेडिकल रिएक्ट करेगा या कोई और करेगा, तो कोई और में चाहे जो हो रिएक्ट हमेशा H फ्री रेडिकल करेगा। तो यहाँ पर ये H फ्री रेडिकल रिएक्ट कर जाता है, अब बनाता है R फ्री रेडिकल प्लस HX, R फ्री रेडिकल प्लस HX। जो स्टेप 2 है प्रोपेगेशन, वो 2 पार्ट में है। अब ये जो R फ्री रेडिकल है ये नए X2 के साथ रिएक्ट करता है। अब भाई यहाँ H फ्री रेडिकल तो कोई है नहीं, इसकी मजबूरी है X से रिएक्ट करना, तो ये करता है RX प्लस X फ्री रेडिकल। अब ये जो X फ्री रेडिकल है वापस फर्स्ट वाली स्टेप को स्टार्ट करता है, कोई और फर्स्ट वाली स्टेप को रिस्टार्ट करता है, मतलब स्टेप फर्स्ट नहीं, ए वाले को। फिर ये बनता है R फ्री रेडिकल आता है, फिर R फ्री रेडिकल फिर कोई हाइड्रोजन अगले हाइड्रोजन को पकड़ता है, फिर यहाँ जाता है, फिर ये यहाँ आता है अटैक करता है, फिर ये यहाँ आता है अटैक करता है। इस तरीके से ये लोग नए नए कंपाउंड लेकर अटैक करते रहते हैं। ये जो होता है, जैसे ये 1 टाइम था, ये रिपीट मिलियंस टाइम। मिलियंस, बिलियंस, ट्रिलियंस चाहे जो बोल दीजिए, मतलब मिलियंस टाइम क्या होता है, रिपीट करता है। ये प्रोसेस लगातार चलती रहती है, लगातार चलती रहती है, जब तक कि आप उस प्रोसेस में से
कोई एक चीज़ ये या ये ख़त्म ना हो जाए, या फिर आप रिएक्शन कराना बंद ना कर दें, या फिर आप रिएक्शन कराना बंद ना कर दें। तो अगर बंद करते हैं तो टर्मिनेशन आता है। बंद करते हैं तो टर्मिनेशन आता है। अब टर्मिनेशन में क्या होता है कि जैसे कभी आप देखिए, तो कभी आपने सब्जी वालों को या फल वालों को देखा हो, फल बेचते हुए, सब्जी बेचते हुए, तो जब उनका फाइनल टाइम रहता है कि बेच के अब घर जाना है, तो उस समय जैसे तैसे वो बेच देते हैं कि भाई अब इतना ही बचा हुआ है, जो देना है दे दो या जो लेना है ले लो। मैंने कभी कभी ऐसा देखा है। तो ये लोग क्या करते हैं, टर्मिनेशन वाले में जो फ्री रेडिकल जिसके सामने पड़ता है उससे ये रिएक्ट कर जाते हैं। अब आपको कौन कौन सा फ्री रेडिकल यहाँ पर दिखा है, तो ध्यान से देखिए। आपको ये फ्री रेडिकल दिखा, आपको ये फ्री रेडिकल दिखा, दो ही फ्री रेडिकल दिख रहे हैं, आर या एक्स फ्री रेडिकल, क्योंकि एच फ्री रेडिकल तो बना ही नहीं ना। एच फ्री रेडिकल तो बनते ही जुड़ गया था, तो एच फ्री रेडिकल तो बचा ही नहीं कहीं। तो कहीं आपको एच फ्री रेडिकल दिख रहा है? नहीं। तो एच फ्री रेडिकल नहीं है, या तो एक्स फ्री रेडिकल है या तो आर फ्री रेडिकल है। तो क्या होगा कि टर्मिनेशन में एक्स फ्री रेडिकल से रिएक्ट करके X2 बना सकता है, एक्स फ्री रेडिकल आर फ्री रेडिकल से रिएक्ट करके RX बना सकता है, या आर फ्री रेडिकल से रिएक्ट करके RR बना सकता है। तो अगर ये बनाता है तो ये रिएक्शन में पहले से मौजूद था, आपने X2 लिया था। ये बनाता है तो ये आपका प्रोडक्ट लगातार बन रहा है। लेकिन अगर ये बनता है तो ये कोई प्रोडक्ट अभी तक आपका नहीं था। मतलब हायर एल्केन जो था, जो आपने एल्केन लिया था, उससे बड़ा एल्केन अगर बन जाए तो ऐसा तो कुछ प्रोडक्ट था नहीं अभी तक। तो अगर ये बनता है तो इट इंडिकेट्स दैट टर्मिनेशन इज ओवर। मतलब ये टर्मिनेशन प्रोसेस को इंडिकेट करता है। तो आप यहाँ पे लिख लेंगे नीचे कि फॉर्मेशन ऑफ RR, फॉर्मेशन ऑफ RR कहीं लिख लीजिए, अब मैं ऊपर लिख देता हूँ। फॉर्मेशन ऑफ RR इंडिकेट्स formation of RR indicates that termination is over। मतलब टर्मिनेशन हो गया। RR का बनना इस बात का सबूत है कि टर्मिनेशन हो गया, या टर्मिनेशन RR इंडिकेट्स द प्रोसेस ऑफ टर्मिनेशन, या टर्मिनेशन स्टेप को इंडिकेट करता है। समझ पाए आप? तो अब ये जितनी भी प्रोसेस है इसका अपना एक पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम है, कि पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम से आपको समझाएं। तो स्टेप पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम देखिए यहाँ बना रहे हैं। इन सब से वो उतने में बनेगा नहीं सारा पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम, बीच बीच में मिटा मिटा के बनाएंगे, ठीक है। तो स्टेप 1 जो है इसका पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम, और इधर हमको लिखना है प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। POR भी लिख सकते हैं हम, POR प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। तो ये X2 था और ये X फ्री रेडिकल बन गया। तो ये प्रोसेस स्टेप फर्स्ट है, X2 से X फ्री रेडिकल का बनना
प्रोसेस कौन सी है, लाइट आपने दिया मतलब एनर्जी दी, एनर्जी दी मतलब कौन सी प्रोसेस हो गई, एंडोथर्मिक प्रोसेस हो गई। तो ये क्या है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। डेल्टा एच कैसा है इसका, पॉजिटिव है। डेल्टा एच कैसा है, पॉजिटिव। जब आप स्टेप 2 पर आते हैं तो स्टेप 2 में दो प्रोसेस है आपका, ए भी है और बी भी। तो स्टेप 2 का ए लेते हैं आप, और आपने लिया पोटेंशियल एनर्जी प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, पोटेंशियल एनर्जी प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन में दो तरह की मैंने प्रोसेस बना दी, इसे समझा देते क्या है, ऐसे बता देते। अब ये क्या है, x है RH, तो हमारा ये x है, RH, ठीक है। यहाँ पे BR या तो RI है, सॉरी HBR या तो HI है प्लस R फ्री रेडिकल है, और यहाँ पे HF या तो HCl है प्लस R फ्री रेडिकल है। मेरी बात समझ पाए? अगर इस प्रोसेस में, इस वाले में हैलोजन Br या आयोडीन, ब्रोमीन या आयोडीन है, तो ये प्रोसेस एंडोथर्मिक है। और अगर फ्लोरीन या क्लोरीन है, F या Cl है, तो ये प्रोसेस एक्जोथर्मिक है, ठीक है। तो ये प्रोसेस क्या है, एक्जोथर्मिक है। तो नीचे एक पॉइंट आप यहां पर लिखेंगे, स्टेप 2A, स्टेप 2A, स्टेप 2A इज एंडोथर्मिक for Br and I, और Br and I, Br and I, but exothermic for F and Cl, F and Cl एक्सेप्ट, एक एक्सेप्शन भी है, एक्सेप्ट क्लोरीनेशन Cl, क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन CH4, क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन, एक्सेप्ट क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन। अगर मीथेन का क्लोरीनेशन करा रहे हैं तो वो एंडोथर्मिक है, बाकी सबका क्लोरीनेशन एक्जोथर्मिक है, फ्लोरीनेशन तो सभी का एक्जोथर्मिक है ही, ब्रोमिनेशन सबका एंडोथर्मिक है, आयोडीनेशन सबका एंडोथर्मिक है, क्लोरीनेशन सबका एक्जोथर्मिक है एक्सेप्ट मीथेन, फ्लोरीनेशन सबका एक्जोथर्मिक है। स्टेप 2A की बात हुई, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इसलिए इसको मिटाया नहीं है, आपको सामने दिखता रहे।
स्टेप 2B, स्टेप 2B, पोटेंशियल एनर्जी, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। अब स्टेप 2B क्या है, आर फ्री रेडिकल X2 से रिएक्ट कर रहा है, और यहां बना रहा है RX प्लस X फ्री रेडिकल। अब ये क्या है, एक्सोथर्मिक फॉर ऑल हैलोजन। ये वाला स्टेप एक्सोथर्मिक है फॉर ऑल हैलोजन। ठीक है, तो आप इसके नीचे लिखेगा दिस स्टेप इज एक्सोथर्मिक फॉर ऑल हैलोजन। दिस स्टेप इज एक्सोथर्मिक फॉर ऑल हैलोजन। ठीक है, अब जो स्टेप 4 है, मतलब 3 है, सॉरी, जो स्टेप 3 है वो टर्मिनेशन है। टर्मिनेशन की प्रोसेस में क्या हो रहा है, बॉन्ड का फॉर्मेशन। जब बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है, जब बॉन्ड टूटता है तो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो आपने देखा था स्टेप 1 एंडोथर्मिक था, तो वैसे ही स्टेप 3 जो होगा वो क्या है, स्टेप 3 चाहे जो वाला हो, इनमें से सब क्या है, एक्सोथर्मिक है। चाहे वो X हो, चाहे वो R हो, और चाहे वो RX हो, सब, चाहे वो X2 बना रहा हो, चाहे वो RX बना रहा हो, चाहे वो RR बना रहा हो। ठीक है, तो इसमें लिखेगा इन स्टेप 3 देयर इज नो ट्रांजिशन स्टेट। मैं देखा, ट्रांजिशन स्टेट तब होता है जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हो, बीच में एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत पड़ रही हो। यहाँ से रिएक्टेंट से तो चल नहीं रहा ना, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ रही, ना इसमें ना इसमें, है ना। तो इसलिए ट्रांजिशन स्टेट की बात नहीं आ रही है। मतलब ट्रांजिशन स्टेट इसमें तो एक बार कह भी सकते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत पड़ी है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जाए, लेकिन यहाँ पे तो सीधे ये इंटरमीडिएट है सब। तो लिखेगा देयर इज नो ट्रांजिशन स्टेट, देयर इज नो ट्रांजिशन स्टेट, फुल स्टॉप। इट इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक, इट इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक and it is applicable for all termination step, and it is applicable for all termination step। मैंने आपको ये बता दिया कि टर्मिनेशन, फॉर्मेशन ऑफ RR जो होता है वो टर्मिनेशन को इंडिकेट करता है। RR का बनना ही कहता है कि भैया टर्मिनेशन हो गया। ठीक है, समझ पा रहे हैं? ठीक है, बहुत आराम से समझ रहे हैं आप, और मैं भी आराम से समझा रहा हूँ। कोर्स की चिंता होगी तो हम लोग नंबर ऑफ़ लेक्चर बढ़ा देंगे, लेकिन लेक्चर को जल्दी पढ़ाकर नहीं ख़त्म करेंगे, क्योंकि जल्दी पढ़ाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अच्छा, रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन की बात करें अगर, रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन की बात करें अगर, तो F2 जो होता है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव, फिर Cl2, फिर Br2, तब I2। ठीक है, अब F2 बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मतलब यहाँ पर ये जो रिएक्शन देता है ना, ये एक्सप्लोसिव देता है। एक्सप्लोसिव देता है।
ये वेरी फास्ट देता है। मतलब एक्सप्लोसिव का मतलब तो बहुत तेज देता है। ये फास्ट है तो ये तो बहुत फास्ट, ये वेरी फास्ट, बहुत फास्ट हो गया तो बहुत बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया, ये इसको ऐसे बोल देंगे। एक्सप्लोसिव बोलने का ये मतलब है। ये फास्ट है और ये स्लो है। आयोडीन वाला क्या है? स्लो है। बल्कि स्लो की जगह पर आप इसको बहुत स्लो भी बोल सकते हैं। स्लो की जगह पर आप क्या बोल सकते हैं? इसको बहुत स्लो बोल सकते हैं। ठीक है। जब आप एल्काइल हैलाइड बनाते हैं तो आप RH और XX को तोड़ते हैं, मतलब एनर्जी क्या होती है? रिक्वायर्ड होती है। और आप RX को और HX को बनाते हैं। एनर्जी क्या होती है? रिलीज्ड होती है। एनर्जी क्या होती है? रिलीज्ड होती है। ये तोड़ते हैं और ये बनाते हैं। तो अब क्लियर ये करना रहता है कि ये खर्चा है और ये आमदनी है। आमदनी जितनी ज़्यादा होगी या खर्चा जितना कम होगा, खर्चा कम आमदनी ज़्यादा, तो उतना ही ज़्यादा प्रोसेस एक्जोथर्मिक होगा। और अगर खर्चा ज़्यादा है आमदनी कम है, या खर्चा कम है लेकिन आमदनी बहुत कम है, तो प्रोसेस क्या हो जाएगा? एंडोथर्मिक हो जाएगा। प्रोसेस क्या हो जाएगा? एंडोथर्मिक हो जाएगा। तो अब हम डिफरेंट तरह की बॉन्ड एनर्जी के बारे में आपको बता रहे हैं, जिससे आपको ये देखिए कौन सा तोड़ना है, ये दोनों को तोड़ना है और इन दोनों को बनाना है। तो मैं आपको डिफरेंट तरह की बॉन्ड एनर्जी के बारे में बता रहा हूँ, जिससे आपको आइडिया लग जाए कि कौन सी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा तोड़ना आसान है, कौन सा बनना आसान है। मतलब जो मजबूत होगा वो बनना आसान होगा, जो मजबूत होगा वो टूटना मुश्किल होगा। अच्छा, इसको बारे में नहीं बोलेंगे क्योंकि इसके बारे में हम बोल चुके हैं, टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। ठीक है, हम इसके और इसके बारे में बता रहे हैं। तो बॉन्ड एनर्जी में आप देखेंगे बॉन्ड एनर्जी ऑर्डर सबसे ज़्यादा होता है Cl2 का, फिर Br2 का, तब F2 का, तब I2 का। Cl2, Br2, F2, I2। अगर इसका देखा तो 58 किलो कैलोरी होता है, ये 46 किलो कैलोरी के आसपास होता है, वो 36.6 और वो 36.1 के आसपास होता है। ठीक है, लिखना चाहते हैं वैल्यू तो लिख सकते हैं हम। ये 58 किलो कैलोरी, 46 किलो कैलोरी, 36.6 किलो कैलोरी, 36.1 किलो कैलोरी, ये बॉन्ड एनर्जी है। ठीक है, अच्छा, ये बॉन्ड एनर्जी चल रहा है। ठीक है, ये भी अब CF की बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, फिर CCl की, फिर CBr की, तब CI की। यहाँ पे HF की बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा है, फिर HCl की, तब HBr की, तब HI की। तो आपने देखा कि CF बन रहा है, HF बन रहा है जो काफ़ी स्ट्रांग है, और जबकि FF टूट रहा था। भाई F और F का तो बॉन्ड तोड़ रहे थे, वो वीक है। तो कहने का मतलब कि खर्चा क्या है यहाँ पर कम है और आमदनी क्या है ज़्यादा है, और इसीलिए फ्लोरीन क्या होता है? एक्सप्लोसिव रिएक्शन दे देता है। यही कारण है कि फ्लोरीन क्या करता है? एक्सप्लोसिव रिएक्शन दे देता है।
तो अब आप एक पॉइंट लिखिएगा कंडीशन ऑफ हैलोजिनेशन की, क्या कंडीशन में कौन कौन सी कंडीशन में, जैसे कुछ अल्ट्रावायलेट रेज में देते हैं तो कुछ अंधेरे में देते हैं, तो अलग अलग कंडीशन में रिएक्शन देते हैं। तो कंडीशन ऑफ हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन, कंडीशन ऑफ हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन, अलग अलग कंडीशन है हर हैलोजन के लिए। कंडीशन ऑफ हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन। अब क्या होता था कि हम अभी तक तो यूवी लाइट लिखकर काम चला देते थे, X2 लिखते थे, यूवी लाइट लिख देते थे, लेकिन अब फ्लोरीन लिखेंगे तो फिर फ्लोरीन के लिए जो कंडीशन होगी उसकी बात करेंगे। तो पहला है फ्लोरीनेशन। फ्लोरीनेशन ऐसे लिखा। तो अब इसमें लिखेगा F2 मतलब फ्लोरीन, F2 विद N2 गैस, F2 विद N2 गैस और इनर्ट गैस एट -70 सेल्सियस, इन डार्क, अंधेरे में। -70 सेल्सियस पे कराते हैं N2 गैस या इनर्ट गैस की प्रेजेंस में कराते हैं, तब जाकर ब्लास्ट नहीं होता, वरना ब्लास्ट हो जाए। अगर आप फ्लोरीन को एल्केन के साथ लाइट में रिएक्शन करा दे, डे लाइट में करा दे तो भी ब्लास्ट हो जाएगा। सनलाइट की तो बात छोड़ी, सनलाइट में तो हो ही जाएगा। डे लाइट और सनलाइट की मीनिंग क्या होती है जानते हैं आप लोग? सनलाइट का मतलब कि सनलाइट के जस्ट मतलब जहां धूप पड़ रही हो वहीं पर रख दिया जाए। और धूप के समय में क्या होता है कि अगर आप दरवाज़ा खोल दीजिए, आपके घर में धूप नहीं आ रही है, लेकिन कमरे में धूप नहीं आ रही है, लेकिन उजाला आ रहा है, तो वो जो उजाला आ रहा है वो डे लाइट है, और जो डायरेक्ट धूप पड़ती है उसको सनलाइट बोलते हैं। ठीक है, तो ये हुआ फ्लोरीन का क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन की कंडीशन क्या है? इसमें लिखेगा Cl2 विद ROOR, मतलब ये क्या है? इनिशिएटर है। और यूवी लाइट, भाई या तो पेरोक्साइड इनिशिएटर ले लो या तो यूवी लाइट भी क्या है? इनिशिएटर है। या SO2Cl2, सल्फ्यूरिल क्लोराइड बोला जाता है। ठीक है, ये कंडीशन है, मतलब क्लोरीन को ले लो इसके साथ या तो इसके साथ या तो इसके साथ। ठीक है, थर्ड ब्रोमिनेशन। इसमें लिखेगा Br2 विद ROOR और यूवी लाइट और SO2Br2, सल्फ्यूरिल ब्रोमाइड। ठीक है, तीसरा है, चौथा आयोडीनेशन। इसमें क्या होता है? I2 विद एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट
प्लस हीट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्लस हीट। और ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ये कंसंट्रेटेड HNO3 हो सकता है या HiO3 हो सकता है, ठीक है। तो अब एक पॉइंट लिखिएगा, आयोडीनेशन ऑफ एल्केन is an endothermic process. Iodination of alkane is an endothermic process. That's why it requires heat. That's why it requires heat. हीट क्यों रिक्वायर्ड हुआ ये बताया मैंने। अगला वर्ड लिखिएगा, आयोडीनेशन ऑफ एल्किन इज अ रिवर्सेबल प्रोसेस। आयोडीनेशन ऑफ एल्किन इज अ रिवर्सेबल प्रोसेस, दैट्स वाई इट रिक्वायर्स एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। भाई हीट क्यों चाहिए, क्योंकि एंडोथर्मिक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों चाहिए, क्योंकि रिवर्सेबल है। जैसे देखिए RH को I2 के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये एक रिवर्सेबल प्रोसेस है। ये एक रिवर्सेबल प्रोसेस। अब ये RI लिख देते हैं यहाँ पर। अब अगर किसी तरीके से हम प्रोडक्ट को रिमूव करने लगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने लगेगा। लीचेटर प्रिंसिपल, अगर आप प्रोडक्ट को कम करते जाते हैं तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो आपने क्या करा, HI लिया और इसको HiO3 से किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्ट करा दिया। तो इसने क्या किया, 3I2 + 3H2O बना दिया। अब I2 बनने से क्या फ़ायदा हुआ, इसी रिएक्शन में जब आपने HiO3 डाल दिया तो I2 बनने से क्या फ़ायदा हुआ, I2 रिएक्टेंट है इस रिएक्शन का। रिएक्टेंट बढ़ा तो रिएक्शन फॉरवर्ड, और HI इस रिएक्शन का प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट क्या हो रहा है, घट रहा है, और रिएक्टेंट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। उससे क्या हो रहा है, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। तो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिवर्सेबल रिएक्शन को तेजी से फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जाता है और तेजी से RI बनाता है। और हीट जो है वो एंडोथर्मिक प्रोसेस को एनर्जी चाहिए कंप्लीट होने के लिए। तो हीट एनर्जी जो आप गर्म करके एनर्जी प्रोड्यूस कर देते हैं उसको दे देते हैं और वो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने लगता है। फ्लोरीनेशन, क्लोरीनेशन एंड ब्रोमिनेशन ये एक्जोथर्मिक है। देखिए वहाँ जो एंडोथर्मिक एक्जोथर्मिक हम बात कर रहे थे, अलग अलग स्टेप की बात कर रहे थे, वो अलग अलग स्टेप की बात कर रहे थे। जब सारे स्टेप को मिला के एक साथ बात करेंगे, तो जब एक साथ सभी स्टेप को मिला के बात करेंगे तब फ्लोरीनेशन, क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन एक्जोथर्मिक है, आयोडीनेशन क्या है, एंडोथर्मिक है। ठीक है, तो एक पॉइंट और लिख लीजिएगा। देखिए, बाय कंक्लूडिंग ऑल स्टेप ऑफ मैकेनिज्म, बाय कंक्लूडिंग ऑल स्टेप ऑफ मैकेनिज्म, कंक्लूडिंग ऑल स्टेप ऑफ मैकेनिज्म, फ्लोरीनेशन, क्लोरीनेशन एंड ब्रोमिनेशन ऑफ एल्केन ब्रोमिनेशन ऑफ एल्केन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक प्रोसेस। फ्लोरीनेशन, क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन एक्सोथर्मिक है, आयोडीनेशन एंडोथर्मिक है। एंडोथर्मिक है ये बात कैसे समझ में आ रही है, क्योंकि हीट देने पर रिएक्शन तेजी से हो रही है।
ठीक है। रिवर्सिबल कैसे है, ये कैसे समझ में आ रहा है, क्योंकि इसके अंदर एक हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालते ही रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में तेजी से जाने लगा, तो हमें ये समझ में आ गया कि ये रिएक्शन रिवर्सिबल है। ठीक है, चलिए अब नोट करके एक पॉइंट लिखेंगे। Cl2 जो होता है वो रिएक्टिव होता है, और जो Br2 होता है वो सेलेक्टिव होता है। Cl2 जो होता है वो रिएक्टिव होता है, मतलब Cl2 जो होता है वो रिएक्टिव होता है और Br2 जो होता है वो सिलेक्टिव होता है। आपको लग रहा होगा कि क्या है, मतलब ये मीनिंग क्या है इसका। मीनिंग इसका समझिए, जैसे मैं एक सोशल एग्जांपल लेकर समझाऊँ आपको कि दो व्यक्ति हैं ऐसे, एक खाना कम खाता है और दूसरा ज़्यादा खाता है। क्लोरीन ज़्यादा खाना खाता है और ब्रोमीन कम खाना खाता है। लेकिन अगर इसको अपने मन का खाना मिल गया, अपने मन का, ये क्योंकि ये अपने मन का खाना जब मिलता है तब ये ज़्यादा खाता है, तो चूजी है। जैसे आप लोगों में ही कई लोग ऐसे होते हैं कि जो लौकी, तरोई, नेनुआ ये सब चीज़ें नहीं खाते, भिंडी नहीं खा रहे हैं, कुछ लोग को आलू ही नहीं पसंद है, कुछ लोगों को दाल में जीरा नहीं पसंद है, तो वो अलग अलग केस होता है, वो सेलेक्टिव लोग होते हैं। अब कुछ लोग होते हैं कि कुछ भी दो सब खा लेंगे, वो रिएक्टिव होते हैं। सेलेक्टिव रिएक्टिव में ही अंतर है। जैसे मैं भी सेलेक्टिव हूँ, मुझे भी जो है बहुत सी सब्जियां अच्छी नहीं लगती, तो मैं सेलेक्टिव हो गया। तो इसकी मीनिंग क्या है कि चलिए सर, ये तो मान लीजिए आपने सोशल एग्जाम्पल से बताया, आपकी बात भी ठीक लगी, लेकिन इसको ज़रा सा रिएक्शन में बताया जाए तब समझ में आए भाई। हैं, जब तक रिएक्शन में बताया नहीं जाएगा तब तक समझ में कैसे आएगा। तो रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ Cl2 and Br2 with primary, secondary and tertiary कार्बन। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी कार्बन, ये मतलब हमारा हेडिंग है। अब मैं आपको बता दूं कि हम क्या समझाने वाले हैं। ठीक है भाई, देखिए यहां पे है X2 हेलोजन X2, यहां पे CH, थोड़ा ऊपर नीचे करके लिख दे, CH ये ले लेते हैं प्राइमरी, ये सेकेंडरी, ये टर्सरी। ये प्राइमरी कार्बन है, उसका हाइड्रोजन तोड़ना है, ये सेकेंडरी कार्बन है, उसका हाइड्रोजन तोड़ना है, टर्सरी कार्बन है, उसका हाइड्रोजन तोड़ना है। ठीक है, कौन है यहाँ पर Cl2 और यहाँ पे कौन है Br2। रेशियो है 1:3.8:5 का। मतलब क्लोरीन जो होता है
वो प्राइमरी कार्बन से जितना तेजी से रिएक्ट करता है, प्राइमरी कार्बन के हाइड्रोजन को जितना तेजी से हटाता है, उसका 3.8 टाइम ज़्यादा तेजी से सेकेंडरी का हटाता है, और प्राइमरी के 5 टाइम ज़्यादा तेजी से टर्सरी का हटाता है। मतलब अगर क्लोरीन को प्राइमरी और टर्सरी दोनों मिले, जैसे कोई कंपाउंड हो जिसके अंदर ऐसे मान लीजिए ये टर्सरी कार्बन है, ये तीनों प्राइमरी कार्बन है, ठीक है। तो क्लोरीन को अगर प्राइमरी और टर्सरी दोनों मिले, जैसे उसमें प्राइमरी और टर्सरी है, तो प्राइमरी टर्सरी दोनों मिले तो क्लोरीन क्या करेगा, प्राइमरी के साथ भी रिएक्ट करेगा, टर्सरी के साथ भी रिएक्ट करेगा, टर्सरी वाले से 5 टाइम ज़्यादा तेजी से रिएक्ट करेगा। अब प्राइमरी वाले से, मतलब प्राइमरी वाले के कंपेरिजन में टर्सरी वाले से 5 टाइम ज़्यादा तेजी से रिएक्ट करेगा। प्रोडक्ट दोनों के बनेंगे। अब कौन मेजर बनेगा कौन माइनर बनेगा वो मैथ का कैलकुलेशन है, वो बताएंगे आपको। ब्रोमीन में क्या होता है कि ब्रोमीन 1:82:1600, मतलब ब्रोमीन को क्या है कि ब्रोमीन को जब प्राइमरी, जैसे ब्रोमीन प्राइमरी से रिएक्ट करेगा और टर्सरी से रिएक्ट करेगा, 1600 टाइम ज़्यादा, 1600 टाइम, मीनिंग समझ रहे हैं। 1600 टाइम का मतलब हुआ कि प्राइमरी से रिएक्ट करना इसके लिए नेग्लिजिबल बात हो गया, ये सब का सब टर्सरी से ही रिएक्ट करेगा। ये है, बोलते हैं सेलेक्टिविटी, कि इसके पास 2 तरह की सब्जियां पड़ी हैं, एक को इसने छुआ ही नहीं या डुबो के खाली खा के टेस्ट करके छोड़ दिया, और दूसरे वाले को खाता गया कई बार लेके खाता गया, ये हो गया सेलेक्टिविटी। और क्लोरीन के साथ क्या है कि दो तरह की सब्जियां मिली, पहले वाले को थोड़ा खाया, दूसरे वाले को ज़्यादा खाया, पहले वाले को थोड़ा खाया, दूसरे वाले को ज़्यादा खाया, और इसने क्या करा, पहले वाले को खाली छुआ और दूसरे वाले को 1 क्विंटल खा गया। तो ये है ऐसा कुछ सेलेक्टिविटी वाला मामला, ठीक है। तो अब इसी पे बात करते हैं, इसी पे, ठीक है, इसी पे बात करते हैं, इसी पे जो है आगे बढ़ते हैं। लेकिन पहले आपको ये चीज याद होनी चाहिए, मतलब अगर मैं आपको कैलकुलेशन ऑफ परसेंट ऑफ यील्ड ऑफ प्रोडक्ट की बात करूं, फॉर्मूला बताऊं, मैथ्स का फॉर्मूला बताऊं, तो इसके अंदर जो चीज़ें लिखी हुई हैं आज के क्लास में, वो चीज़ें आपको पहले याद होनी चाहिए। तो आप लोग मुझे मिलिए याद करके, अगली क्लास में मैं इसमें आगे बढ़ के आपको कैलकुलेशन समझाता हूँ, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार।